वेलकम बैक एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अक्यूट गैस्ट्राइटिस को और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। तो सबसे पहले हम इटियोलॉजी ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस को समझते हैं। तो क्या कॉजेज हो सकते हैं? तो दो मेन कॉजेज होते हैं क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के, ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस विच इज ऑल्सो नोन एज टाइप ए क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस and H. pylori gastritis, which is also known as type B chronic gastritis. And apart from these two causes, there can be some other causes like chronic bile reflux, mechanical injury, or systemic diseases like Crohn's disease, amyloidosis, and graft versus host disease. अब इन सब में से जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का वो होता है H. pylori का इन्फेक्शन। अब इस वीडियो में हमें बेसिकली डिटेल में पढ़ना है H. pylori गैस्ट्राइटिस को और ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस को, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो देखो, जो सिम्टम्स होते हैं ना क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के, वो लेस सीवियर और ज़्यादा परसिस्टेंट होते हैं एज कम्पेयर टू अक्यूट गैस्ट्राइटिस। एंड द सिम्टम्स इंक्लूड अपर एब्डोमिनल पेन, नोजिया और वोमिटिंग। लेकिन वोमिटिंग में कभी भी हमें ब्लड देखने के लिए नहीं मिलता है, मतलब हेमेटोमेसिस नहीं होगी। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द H. pylori gastritis फर्स्ट। तो सबसे पहले कुछ बेसिक समझते हैं। जैसे H. pylori जो होता है वो एक ग्राम नेगेटिव स्पाइरल शेप का बेसिलाई होता है और रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है इसका फीको ओरल रूट। एंड फैक्टर्स लाइक पॉवर्टी, हाउस होल्ड क्राउडिंग एंड एज मोर देन 60 years इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ एक्वायरिंग द H. pylori इन्फेक्शन। अब समझते हैं H. pylori गैस्ट्राइटिस की पैथोजेनेसिस को। तो बेसिकली जो H. pylori गैस्ट्राइटिस होता है उसका जो कोर्स होता है वो तीन मेन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला है गैस्ट्रोड्यूडेनल म्यूकोसल डिफेंस, दूसरा है होस्ट का खुद का इम्यून रिस्पॉन्स और तीसरा होता है बैक्टीरियल विरुलेंस फैक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले गैस्ट्रोड्यूडेनल म्यूकोसल डिफेंस की बात करें तो एक ऐसा इंडिविजुअल जिसका गैस्ट्रोड्यूडेनल म्यूकोसल डिफेंस जो है वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में है, उसमें H. pylori गैस्ट्राइटिस का जो प्रोग्रेशन होगा वो रैपिड होगा एज कम्पेयर टू एन इंडिविजुअल जिसका कि गैस्ट्रोड्यूडेनल म्यूकोसल डिफेंस जो है वो इंटैक्ट है। अब गैस्ट्रोड्यूडेनल म्यूकोसल डिफेंस कॉम्प्रोमाइज़ होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर कोई पर्सन एनसिड्स का यूज़ कर रहा है या स्मोकर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद दूसरा फैक्टर होता है होस्ट फैक्टर्स। तो होस्ट फैक्टर्स सिंपल है, अगर किसी इंडिविजुअल में ऐसे जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म्स हैं जो बेसिकली प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जैसे कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1 इनके एक्सप्रेशन को बढ़ाते हैं, तो या एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जैसे कि इंटरल्यूकिन 10 इनके एक्सप्रेशन को कम करते हैं, तो ऐसे इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि पैन गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक एट्रोफी, इंटेस्टिनल मेटाप्लेशिया एंड गैस्ट्रिक कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है, देन थर्ड जो फैक्टर है दैट इज़ बैक्टीरियल विरुलेंस फैक्टर्स। तो बैक्टीरियल विरुलेंस फैक्टर्स में 4 फैक्टर्स होते हैं मेनली। पहला होता है हमारा फ्लैजेला। जो H. pylori का फ्लैजेला होता है वो उसको हेल्प करता है मूव करने में विस्कस म्यूकस के अंदर। दूसरा होता है एडेशन मॉलिक्यूल्स लाइक BAB-A। दीज एडेशंस हेल्प द बैक्टीरिया टू एडेयर टू द सरफेस फॉव्यूलर सेल्स। तीसरा फैक्टर होता है हमारा यूरिएज एंजाइम। तो H. pylori में जो यूरिएज एंजाइम मिलता है वो हमारी बॉडी में जो यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और ये जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है ये क्या करता है, लोकल गैस्ट्रिक पीएच को बढ़ा के बैक्टीरियल सर्वाइवल को इम्प्रूव करने का काम करता है। और फोर्थ विरुलेंस फैक्टर जो हमें H. pylori में देखने के लिए मिलता है वो होते हैं टॉक्सिन्स। तो दो मेन टॉक्सिन्स होते हैं, साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन ए दैट इज CAG-A एंड वैक्यूलेटिन टॉक्सिन दैट इज VAG-A। तो होता क्या है ना कि जो CAG-A पॉजिटिव H. pylori होते हैं दे बेसिकली इंड्यूस द प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन सिक्रीशंस, जिसकी वजह से ये ज़्यादा इफेक्टिवली गैस्ट्रिक एट्रोफी या इंटेस्टिनल मेटाप्लेशिया कॉज करते हैं एज कम्पेयर टू अ CAG-A नेगेटिव स्ट्रेन। ठीक है, नाउ जो H. pylori गैस्ट्राइटिस होता है वो प्रीडोमिनेंटली एंट्रल गैस्ट्राइटिस होता है और यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो एसिड का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रखा होगा या फिर स्लाइटली डिक्रीज हो रखा होगा। अब समझते हैं किन कंडीशंस में एसिड प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और किस में डिक्रीज होगा। ठीक है, तो सपोज करो अगर इन्फ्लेमेशन जो है H. pylori गैस्ट्राइटिस का वो एंट्रम पे लिमिटेड है। ठीक है, तो वो क्या करता है, एंट्रम में बेसिकली हमें पाइलोरी ग्लैंड्स मिलती हैं जिनमें G सेल्स जो होती हैं वो प्रीडोमिनेंट होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि G सेल्स स्टिमुलेट होती हैं। ठीक है, और जब G सेल्स स्टिमुलेट होंगी तो दे विल प्रोड्यूस गैस्ट्रिन
और ये गैस्ट्रिन क्या करता है, पैराइटल सेल जो गैस्ट्रिक बॉडी में प्रेजेंट है उन पे एक्ट करके उनके मास को बढ़ाता है, पैराइटल सेल के मास को बढ़ाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा। और अगर ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो हमें पता है पेप्टिक अल्सर, एडिनोकार्सिनोमा ये डेवलप होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। ठीक है, दूसरी सिचुएशन हो सकती है अगर लॉन्ग स्टैंडिंग एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन है वो प्रोग्रेस करेगा और एंट्रम से प्रोग्रेस करके गैस्ट्रिक बॉडी और फंडस को भी इन्वॉल्व करेगा। एंड जब वो गैस्ट्रिक बॉडी और फंडस को इन्वॉल्व करता है तो उसकी वजह से एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस होने से पैराइटल सेल का मास कम होता है। तो पैराइटल सेल मास कम होगा तो ऑब्वियसली एसिड का जो सिक्रीशन है वो कम होगा। अब एसिड सिक्रीशन कम होने से दो चीज़ें होती हैं, एक तो गैस्ट्रिन का जो प्रोडक्शन है वो स्टिमुलेट होता है, दूसरा पेप्टिक अल्सर और एडिनोकार्सिनोमा होने का रिस्क कम होता है। तो गैस्ट्रिन प्रोडक्शन जो है एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस में बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हाइपर गैस्ट्रेनीमिया होता है वो उतना मार्क्ड नहीं होता है जितना कि ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस में होता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे डिफ्यूज एट्रोफी नहीं हो रही है, यहाँ पे पैची एट्रोफी होती है। तो हमेशा ऐसा होता है कि कुछ पैराइटल सेल्स सर्वाइव करती हैं और वो कुछ अमाउंट में एसिड जो है वो सिक्रीट कर रही होंगी, जो गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन के लिए नेगेटिव फीडबैक भी दे रहा होगा। तो जो गैस्ट्रेनीमिया होगी वो उतनी मार्क्ड नहीं होगी जितनी ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस में हो रही थी। ठीक है, उसके बाद कमिंग टू मॉर्फोलॉजी ऑफ एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस, तो सबसे पहले ग्रॉस फीचर्स की बात करें तो ग्रॉस फीचर्स ऑब्वियसली हमें इंडोस्कोपी करने पे दिखेंगे, और जब हम इंडोस्कोपी करते हैं तो हमें दिखता है कि एंट्रल म्यूकोसा जो है वो इरिथमेटस है और उसका कोर्स या नोडुलर अपीयरेंस है। ठीक है, देन माइक्रोस्कोपी में वी सी इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स विच बेसिकली इंक्लूड्स लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल्स विद इन द सुपरफिशियल लमाइना प्रोप्रिया। अपार्ट फ्रॉम दैट लमाइना प्रोप्रिया के अंदर लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस का नंबर जो है वो इंक्रीज हो रखा होता है। देन जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं दे एक्यूमुलेट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और द गैस्ट्रिक पिट्स कॉजिंग पिट एब्सेस। ठीक है, और लिम्फॉइड एग्रीगेट्स मिलते हैं यहाँ पे, और कुछ लिम्फॉइड एग्रीगेट्स में क्या होता है कि जर्माइनल सेंटर होता है, तो दे रिप्रेजेंट बेसिकली द इंड्यूस्ड माल्ट, और इंड्यूस्ड माल्ट जो होता है वो गैस्ट्रिक लिम्फोमा के रिस्क को बढ़ाता है क्योंकि उसमें पोटेंशियल होता है टू गेट ट्रांसफॉर्म इनटू लिम्फोमा। ठीक है, सो दिस इज द हिस्टोलॉजिकल स्लाइड ऑफ एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस। इन दिस डायग्राम यू कैन सी इंट्राएपिथेलियल एंड सब एपिथेलियल न्यूट्रोफिल एक्यूमुलेशन। और ये जो डायग्राम है इसमें एक तो हमें लिम्फॉइड एग्रीगेट दिख रहा है विथ जर्माइनल सेंटर, और दूसरा लमाइना प्रोप्रिया में जो है इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, कमिंग टू द डायग्नोसिस ऑफ एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस, तो दो तरीके के टेस्ट होते हैं हमारे पास, कुछ इन्वेजिव टेस्ट होते हैं, कुछ नॉन इन्वेजिव टेस्ट होते हैं। तो इन्वेजिव टेस्ट में बेसिकली हम कर सकते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। उसके अलावा बायोप्सी करके जो भी सैंपल हम ले रहे हैं उस पर रैपिड यूरिएज टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, बैक्टीरियल कल्चर कर सकते हैं, या फिर PCR कर सकते हैं बैक्टीरियल DNA का। ठीक है, देन नॉन इन्वेजिव टेस्ट में हम लोग सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस करते हैं, जैसे कि सीरम या होल ब्लड में जो है एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना अगेंस्ट एच पाइलोरी। दूसरा स्टूल में बैक्टीरियल एंटीजन का डिटेक्शन कर सकते हैं, या यूरिया ब्रेथ टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस होता है ये दो तरह के कैंसर्स के रिस्क को बढ़ाता है। इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा एज वेल एज लिम्फोमा। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स होंगे एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस के वो सेम होंगे जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, मतलब वही एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग, ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। और ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली हम लोग एंटीबायोटिक्स और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का कॉम्बिनेशन देते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रिपल रेजिमेन थेरेपी फॉर एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस। नाउ गैस्ट्रिक बायोप्सी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो एच पाइलोरी के केस में जब हम गैस्ट्रिक बायोप्सी करते हैं तो हमें दिखता है कि जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है दे आर कंसनट्रेटेड इन द सुपरफिशियल म्यूकस विच इज ओवरलाइंग द एपिथेलियल सेल्स। अब HNE स्टेन में बैक्टीरिया उतने अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट नहीं होते हैं, तो हम लोग कुछ स्पेशल स्टेन्स का यूज़ करते हैं। और ये जो स्पेशल स्टेन्स हैं इसमें दो कैटेगरी होती है बेसिकली, नॉन सिल्वर बेस्ड स्टेन्स जिसमें आता है जिम्सा एंड जिमनेज, और सिल्वर बेस्ड स्टेन्स जिसमें आते हैं वॉर्थिन स्टारी स्टेन। तो दिस इज वॉर्थिन स्टारी स्टेन जिसमें स्पाइरल शेप के एच पाइलोरी यू कैन सी, और
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि गैस्ट्रिक बायोप्सी जब भी हमें परफॉर्म करनी होती है तो प्रेफर्ड साइट होती है एंट्रम, क्योंकि एंट्रम ही मोस्ट कॉमनली जो है वो इन्फेक्ट होती है एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस के केस में, ठीक है। आफ्टर एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस वी विल डिस्कस ऑटो इम्यून एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। अब ऑटो इम्यून एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस को ऑटो इम्यून मेटाप्लास्टिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं, और इसी तरह से एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस को ना इन्वायरमेंटल मेटाप्लास्टिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं, जस्ट टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम ऑटो इम्यून मेटाप्लास्टिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। अब ऑटो इम्यून एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस की पैथोजेनेसिस को समझें तो इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि CD4 T सेल्स होती हैं विच आर डायरेक्टेड अगेंस्ट द पैराइटल सेल कंपोनेंट्स लाइक H+ क्लेपस ATPase और इंट्रिंसिक फैक्टर, और इन CD4 T सेल्स की वजह से बेसिकली क्या होगा कि पैराइटल सेल्स का लॉस होगा। तो जब पैराइटल सेल्स का लॉस होगा तो दो चीज़ें होंगी, एक तो गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन जो है वो कम होगा, मतलब A-क्लोरहाइड्रिया होगा, ठीक है, और दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन भी जो है वो भी कम होगा, ठीक है। अब गैस्ट्रिक एसिड कम होने की वजह से बेसिकली क्या होता है कि जो एंट्रल जी सेल्स हैं उनका हाइपरप्लेशिया देखने के लिए मिलता है, और जब उनका हाइपरप्लेशिया होगा तो गैस्ट्रिन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। और जैसा हमने पहले भी समझा था कि एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस में उतना गैस्ट्रिन का प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है जितना यहाँ पे बढ़ता है, तो यहाँ पे मार्क्ड हाइपरगैस्ट्रिनीमिया होगा। ये जो इंक्रीज्ड गैस्ट्रिन है वो इंट्रोक्रोमाफिन लाइक सेल्स पे एक्ट करके इंटरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स का हाइपरप्लेशिया करवाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन कम हो रहा है, तो इलियल B12 का एब्जॉर्प्शन जो है वो डिफेक्टिव होगा, जिसकी वजह से B12 डेफिशिएंसी होगी, और इट विल लीड टू पर्नीशियस एनीमिया विच इज़ अ टाइप ऑफ मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये चीज़ होती है ना कि चीफ सेल्स जो होती हैं उनके अगेंस्ट जो है डायरेक्ट ऑटोइम्यून रिएक्शन का कोई एविडेंस नहीं है, तो चीफ सेल्स डिस्ट्रॉय कैसे होती हैं यहाँ पे, बेसिकली ऐसा कहते हैं कि जब ऑटोइम्यून अटैक होता है पैराइटल सेल्स पे तो पूरी की पूरी गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होगी डिस्ट्रॉय होगी, जिसकी वजह से चीफ सेल्स का भी लॉस होगा, एंड दैट विल लीड टू डिक्रीज सीरम पेप्सिनोजन 1 कंसेंट्रेशन। अब देखो जो ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनके सीरम में या गैस्ट्रिक सिक्रीशंस में हम ऑटो एंटीबॉडीज डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि डायरेक्टेड होती हैं अगेंस्ट पैराइटल सेल कंपोनेंट्स लाइक H+ क्लेपस ATPase एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स। अब ये जो ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं ये पैथोजेनिक नहीं होती हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ हैं वो तो कांटेक्ट में ही नहीं आ रही हैं ल्यूमन की तरफ, जो भी प्रोटॉन पंप जो है वो डायरेक्टेड है, या फिर ल्यूमन में जो भी इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट हो रहा है उसकी, तो इस वजह से ये पैथोजेनिक नहीं है, लेकिन इनकी डायग्नोस्टिक वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब अगर क्या क्या चीज़ें हमें ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस में मिल रही है उसको हम समराइज करें, तो सबसे पहले हमने देखा था कि गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रीशन है वो डिफेक्टिव होगा, मतलब A-क्लोरहाइड्रिया होगा, ठीक है। दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन कम होगा, उसकी वजह से B12 डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। गैस्ट्रिन का प्रोडक्शन बढ़ रहा था तो इंडोक्राइन सेल हाइपरप्लेशिया, मतलब इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स का हाइपरप्लेशिया देखने के लिए मिल रहा था। चीफ सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा था, भले ही इनडायरेक्ट डिस्ट्रक्शन था, उसकी वजह से क्या हो रहा था, पेप्सिनोजन 1 का कंसंट्रेशन कम हो रहा था, ठीक है। और उसके अलावा एंटीबॉडीज मिल रही हैं पैराइटल सेल्स और इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट डायरेक्टेड, जिनको आप लोग सीरम या गैस्ट्रिक सिक्रीशंस में डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू मॉर्फोलॉजी, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि एंट्रम जो होता है, एंट्रम और कार्डिया पार्ट वो टिपिकली स्पेयर्ड होता है, जबकि हमने देखा था कि जो एच पाइलोरी का गैस्ट्राइटिस था उसमें एंट्रम ही कॉमनली इन्वॉल्व था, लेकिन यहाँ पे एंट्रम स्पेयर्ड है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली ये अफेक्ट करता है बॉडी और फंडस ऑफ स्टमक को, तो बॉडी और फंडस में मिलती है ऑक्जेंटिक म्यूकोसा। तो एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, ऑटो इम्यून एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में क्या होगा कि डिफ्यूज एट्रोफी होती है ऑक्जेंटिक म्यूकोसा की, जिसकी वजह से ऑक्जेंटिक म्यूकोसा की थिनिंग होगी और रूगल फोल्ड्स का लॉस होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर B12 डेफिशिएंसी सीवियर है तो जो इपिथेलियल सेल्स हैं उनके अंदर भी न्यूक्लियर एनलार्जमेंट देखने के लिए मिलता है, और इसको हम लोग बोलते हैं मेगेलोब्लास्टोसिस, इपिथेलियल मेगेलोब्लास्टोसिस, ठीक है। देन इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स जो होते हैं वो टिपिकली उसमें मिलेंगे लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और प्लाज्मा सेल्स। हालांकि न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट हो सकती हैं, लेकिन हमें पता है न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो अक्यूट गैस्ट्राइटिस की जो है कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। देन इन्फ्लेमेशन इन कॉन्ट्रास्ट टू एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस डीपर होता है। एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस में जो था सुपरफिशियल लमाइना प्रोप्रिया को इन्वॉल्व कर रहा था इन्फ्लेमेशन, यहाँ पे डीपर होगा, और जो इन्फ्लेमेशन होगा वो सेंटर्ड होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर, ठीक है। देन क्या होता है कि वैसे तो जो एट्रोफी होता है वो डिफ्यूज़ है, लेकिन अगर किसी केस में अभी इनकम्प्लीट एट्रोफी हो रखी है तो वहाँ पे क्या होगा कि जो रेजिडुअल, जो बची हुई ऑक्जेंटिक म्यूकोसा है वो स्मॉल पॉलिप्स की अपीयरेंस देती हैं, ठीक है। एंड
देन अदर एरियाज जहाँ पे इंटेस्टाइनल मेटाप्लेशिया हो रखा होगा, तो इंटेस्टाइनल मेटाप्लेशिया की वजह से स्मॉल सरफेस एलिवेशंस देखने के लिए मिल सकते हैं। और इंटेस्टाइनल मेटाप्लेशिया में हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो कोलिमिनर एब्जॉर्प्टिव सेल्स मिलती हैं, दूसरा गॉबलेट सेल्स मिलेंगी स्टमक के अंदर, जो कि कॉमनली हमें इंटेस्टाइन में मिलनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स ऑफ ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस। ये जो स्लाइड है ये बेसिकली ये दिखा रहा है कि कैसे यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन है वो काफ़ी डीपर है। ठीक है, और दूसरा कुछ ग्लैंड्स, ये जैसे नॉर्मल ग्लैंड है और ये एट्रोफी हो रखी है ग्लैंड की। ठीक है, दिस डायग्राम इज शोइंग इंटेस्टाइनल मेटाप्लेशिया विच इज सीन इन केस ऑफ ऑटो इम्यून एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो फोव्यूलर एपिथेलियल सेल्स हैं वहाँ पे गॉबलेट सेल्स मिल रही हैं, जो कि हमें नॉर्मली इंटेस्टाइन में मिलती हैं। अब हमने देखा था कि यहाँ पे इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स की हाइपरप्लेशिया देखने के लिए मिलती है ऑटोइम्यून एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में। तो ये जो इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल हाइपरप्लेशिया है, रेयरली ये प्रोग्रेस कर सकती है न्यूरोएंडोक्राइन कार्सिनोइड ट्यूमर्स में। देन कमिंग टू द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़, तो जो डिजीज़ का प्रोग्रेशन होता है वो काफ़ी स्लो होता है, इसी वजह से काफ़ी लेट डायग्नोसिस भी होती है। मीडियन एज जो होती है डायग्नोसिस की वो 60 ईयर्स होती है, क्योंकि इसी एज पे जाके कॉमनली ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होता है। एंड देन इट इज़ एसोसिएटेड विथ अदर ऑटोइम्यून डिजीजेज लाइक हाशीमोटोज, थायराइडाइटिस, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड एडिसन्स डिजीज़। और जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे, तो एक तो टिपिकल क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के क्लिनिकल फीचर्स होंगे, मतलब कि एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग, and apart from that it is combined with the features of B12 deficiency, which includes megaloblastic anemia, epithelial megaloblastosis, atrophic glossitis, जिसमें कि हमारी जो टंग होती है वो काफ़ी स्मूथ और बीफी रेड हो जाती है। ठीक है, माल एब्जॉर्प्टिव डायरिया एंड सब अक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज अ कंपेरिजन बिटवीन द H. pylori गैस्ट्राइटिस एंड ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस। तो सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। हमने पढ़ा है H. pylori गैस्ट्राइटिस में कॉमनली हमारा एंट्रम जो है वो इन्वॉल्व होता है, जबकि ऑटो इम्यून में बॉडी और फंडस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स में H. pylori में हमें न्यूट्रोफिल्स और सब इपिथेलियल प्लाज्मा सेल्स देखने के लिए मिलती हैं, जबकि ऑटो इम्यून वाले में हमें लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस मिलेंगी। ठीक है, देन एसिड का प्रोडक्शन, H. pylori में दो कंडीशंस हो रही थी, या तो इंक्रीज हो रहा था या फिर डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, ऑटो इम्यून में एसिड हमेशा डिक्रीज होता है। ठीक है, गैस्ट्रिन सिक्रीशन की बात करें तो H. pylori में गैस्ट्रिन नॉर्मल रह सकता है या फिर इंक्रीज हो सकता है, लेकिन इंक्रीज उतना मार्क्ड नहीं होता है, जबकि ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस में जो हाइपर गैस्ट्रिनीमिया था वो काफ़ी मार्क्ड था। ठीक है, देन अदर लीजन्स इन H. pylori गैस्ट्राइटिस आर हाइपरप्लास्टिक और इन्फ्लेमेटरी पॉलिप्स, जबकि ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस में हमें न्यूरोएंडोक्राइन हाइपरप्लेशिया देखने के लिए मिलता है। सीरोलॉजी में H. pylori गैस्ट्राइटिस अगर है तो हम एंटीबॉडीज मिलेंगी विच आर डायरेक्टेड अगेंस्ट द H. pylori। ठीक है, जबकि ऑटो इम्यून के केस में हमें ऑटो एंटीबॉडीज मिलती हैं जो कि पैराइटल सेल के ही कंपोनेंट्स के अगेंस्ट डायरेक्टेड होती हैं। देन सिक्वेले क्या होगा कि H. pylori गैस्ट्राइटिस में देयर इज द रिस्क ऑफ पेप्टिक अल्सर, एडिनोकार्सिनोमा और माल्टोमा, जबकि ऑटो इम्यून में रिस्क होता है एट्रोफी का, पर्नीशियस एनीमिया का, एडिनोकार्सिनोमा और कार्सिनोइड ट्यूमर्स का। ठीक है, देन H. pylori इन्फेक्शन जो होते हैं दे आर एसोसिएटेड विथ लो सोशियोनॉमिक स्टेटस, पॉवर्टी एंड रेजिडेंस इन रूरल एरियाज, जबकि ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस जो होती है वो कॉमनली एसोसिएटेड होती है विथ ऑटो इम्यून डिजीजेज लाइक थायराइडाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस एंड ग्रेव्स डिजीज। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।